आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारत सरकार में पूर्व में मंत्री रहे ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सम्मानीय BL संतोष जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और हमारे साथ आए राम भाई मोकरिया जी, राज्यसभा के सदस्य, सम्मानित मंच, और यहाँ हमारे ज़िला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मैं आज जब उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती, जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रही, फिर चाहे ऋषि गौतम हो वैदिक काल में, फिर चाहे हमारे ऋषि भारद्वाज हों, ऋषि वशिष्ठ हों, ऋषि वाल्मीकि हों, सभी लोगों ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी तो इस धरती पर दी है। मैं ऐसे ऋषि मुनियों को भी नमन करता हूँ, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की धरती, जहाँ उन्होंने सारनाथ में लोगों को ज्ञान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन काल में इस क्षेत्र में अपना योगदान किया, ऐसे गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूँ। मित्रों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो फिर चाहे शिवालिक हो, फिर चाहे वो गैंजेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के हिल्स हो, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी उससे जुड़ी हुई दिखती है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है, और जब मैं भारत की बात करता हूँ तो आपको जान करके आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी ज़रूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते, और काशी में 109 सीट जीती हैं, और गोरखपुर में 147 सीट जीती। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहाँ का चुनाव जीत करके आप आए हैं, आप सबको मेरी ओर से
और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको ईश्वर मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आता है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही बचते। ये परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना है और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा, 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको, विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए। और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल कर रख सकें, इसकी हमको चिंता है। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले। राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को परिपक्व बनाते हुए लैस करें। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें। चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार। पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए, सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,80,00,000 लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2,80,00,000 उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपए साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये डीएपी में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग
जो 2400 रुपए में आता था आज किसान को 1200 रुपए में मिल रहा है। यानी अगर वो 2400 दो बैग खरीदने जाना, एक बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो 2 बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का स्टॉक। लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और एक बार नहीं बारंबार बताना पड़ेगा कि क्या क्या विकास के काम हुए, कैसे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, यहां यूपीए की सरकार में तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं था, तो सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड होना। मिट्टी का हेल्थ कार्ड, आज 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड डिस्पैच हो गया है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया, हमने कभी सोचा था कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा। यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के लिए मार होती थी, लाठी चार्ज होता था, लेकिन समय पर लोगों को यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया करने के कारण जो यूरिया का ब्लैक होता था उसको बंद किया गया। आज किसान को समय पर यूरिया मिलता है। इस बात को भी हमको समझना, किसान के लिए कितने इंटरवेंशंस किए गए, ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करता हूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लगती बड़ी छोटी है। अमेरिका का, यूरोप का, सबका इलेक्शन सोशल सिक्योरिटी पर होता है। और सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जब विपदा आए तो हमारे तरफ से हमको लाभ कैसे मिल सकता है। कभी सोचा था कि साल का 12 रुपए दे करके 2 लाख रुपए का हम कवर ले सकते हैं। कभी हमने सोचा था कि 330 रुपए दे करके हम 2 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले सकते हैं। कभी इन सारी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। मैं चाहूंगा, देखिए, आप सिर्फ नेता नहीं हैं, आपको इन सारे तर्कों के साथ लैस होना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों के हित में काम कर रही है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब लोग अपने ब्लॉक में लोगों को प्रेरित करें। 12 रुपए कुछ नहीं होता, महीने का 1 रुपए, लेकिन अगर 1 रुपए दे करके आप 2 लाख रुपए का अपने आप को कवर करा लेते हैं तो इससे बड़ी सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है। अगर 330 रुपए, जो कि साल का एक दिन का 1 रुपए भी नहीं पड़ता, वो अगर आप दे करके अपने आप को 2 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कवर करा लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है और कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। गरीब आदमी के लिए कितना बड़ा ये शस्त्र है उसके पास। मैं चाहूंगा कि हमारे ब्लॉक के प्रमुख, हमारे जिला परिषद के सदस्य इन बातों की चर्चा करें। अटल पेंशन योजना, इसमें 60 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन लगने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था की दृष्टि से हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों को प्रेरित करना है, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और इसको भी जनता के बीच में ले जाना चाहिए। ये हम आपसे चर्चा करें। मित्रों, अगर हम अंत्योदय की दृष्टि से देखें, हमने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय, हमने कहा था एकात्म मानववाद। हम एकात्म मानववाद से चले, अंत्योदय तक पहुंचे और अंत्योदय को मोदी जी ने रूप दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस बात को लेकर के आगे चले। अब देखिए आप, ये जनधन योजना, इस जनधन योजना के तहत हमारे 40 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। इस जनधन योजना के कारण उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बने। अब मैं कई बार चर्चा करता हूं, राम मनोहर लोहिया जी ने 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा कि मुझे दुख होता है कि भारतीय स्त्री को अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए गांव से बाहर निकल करके उनको सड़कों पर आना पड़ता है और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको जाना पड़ता है। ये हमारे लिए दुख की बात है। कब कहा था? 60 के दशक में। कहाँ कहा था? पार्लियामेंट में। बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का काम किया तो स्वच्छ भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, यानी 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी गई, इज्जत घर दिया गया। ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उपकरण है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बने। आप संख्या जोड़िए, 1 करोड़ 60 लाख, यानी 1 करोड़ 60 लाख हमारी बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाती थी। महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा
पैमाना है जिसको हमको समझना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि आपके ब्लॉक में, आपके जिला में एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जहां ये स्वच्छ अभियान का मैसेज ना पहुंचे और उनके यहाँ इज्जत घर ना बने, इसकी हमको चिंता करनी। घर घर पूछना चाहिए, भाई है यहाँ पर इज्जत घर बना है, टॉयलेट बना है, नहीं बना है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि हम किसी व्यक्ति को पक्के छत से हम वंचित नहीं रहने देंगे। आपका काम है कि आप पता कीजिए कि कितने लोग हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारा काम है। आज ये सरकार है देने वाली, मोदी और योगी की सरकार है, हम लेने वाले बने और लोगों तक पहुंचाने वाले बने, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है जिसको हमको पूरा करना। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं। बहनें सवेरे 4 बजे उठ के गांव से दूर जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठी कर 6 बजे वापस लाती थी, बोझा उठा करके 40-40 किलो का, घर पर पटकती थी, चूल्हा जलाती थी, गीली लकड़ी में से निकलता हुआ धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, तब जाकर के घर वालों को एक कप चाय पिलाती थी। ये तस्वीर थी भारत में। आज उज्ज्वला योजना के कारण 8 करोड़ घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा है और अभी इसको फिर से संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण है। आपको देखना चाहिए कि कोई गरीब, कोई वंचित, कोई पीड़ित बिना गैस के चूल्हा के आपके इलाके में नहीं रहना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनके बारे में पता करें। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको ढूंढ करके निकालें और उनको उज्ज्वला योजना का लाभ देने का काम करें। उजाला योजना, सौभाग्य योजना, अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, सौभाग्य योजना में लगभग 80 लाख घरों को बिजली मिली और सारे देश में 2 करोड़ 62 लाख लोगों को बिजली मिली। मैं लखनऊ के पास के गांव में गया था, उस समय आदरणीय योगी जी ने आपने ही भेजा था कि ये इस गांव को बिजली मिली है, इस गांव में एक बस्ती है उसको बिजली मिली है, आप जा करके देखिए। मैं वहाँ गया था, उन गरीब लोगों के बीच में मैं बैठा था। ये बिल्कुल एयरपोर्ट से साथ में सटा हुआ गांव है, वहाँ मैं गया। वहाँ मुझे गांव के लोगों ने कहा, बाबूजी फर्क आ गया है बहुत। मैंने कहा क्या फर्क आया? बोलने लगा, पहले हम इंजीनियर के पास जाते थे तो बोलते थे खंबा लाओ, बिजली का तार लाओ, आज नहीं कल आएंगे, परसों देखेंगे। और यहाँ आपने ये सौभाग्य योजना क्या दी कि जेई मतलब जूनियर इंजीनियर मेरे पास घूमता है कि फोन पर साइन कराओ, मेरे को शाम तक आपको बिजली देनी है, टारगेट पूरा करना है। ये फर्क आ गया। ये जमीन की बात बता रहा हूं मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता। जो जमीन पर घटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात बता रहा हूं। ऐसे फर्क पड़ने की बात। आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य मिला है। सारी दुनिया में आप जब भी किसी इलेक्शन का एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, कभी सुनने की और समझने की और पढ़ने की इच्छा रखती है। अमेरिका का इलेक्शन, हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। अगर यूरोप में किसी देश का इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी सबको हेल्थ का केयर मिले, इसकी चिंता करना ये एक उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, लेकिन आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग को 5 लाख रुपए का सालाना एक परिवार को हेल्थ कवर दिया गया है। इस बात को समझना चाहिए। 2000 से ज्यादा ऑपरेशन करने की उसमें सुविधा दी गई है। हर साल 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आयुष्मान, प्रधानमंत्री जय योजना, प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना जो है वो आरोग्य योजना, यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों का मतलब क्या बनता है? भारत की 40% आबादी। 50 करोड़ का मतलब क्या बनता है? सारा अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी और सारी मेक्सिको की आबादी। इस तीनों देशों की आबादी बना ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इतनी बड़ी ताकत, लेकिन हमारी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। अभी अगर मैं आयुष्मान भारत के बारे में कहूं तो आपके यहाँ 2 करोड़ 54 लाख बेनिफिशियरीज हैं, और उसमें से 1 करोड़ 83 लोग ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। और कुल मिलाकर के 50 करोड़ बेनिफिशियरीज में से 1 करोड़ 83 लाख लोगों ने बेनिफिट उठा लिया है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी
आयुष्मान भारत के बारे में जान करके लोगों को बताने का काम, ये एजेंडा है आपका, इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। कोई छूट गया है तो वो कैसे जोड़ा जा सकता है, उसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। और कौन लोग हैं इसमें? रेडी वाला, फेरी वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, चपरासी, ये छोटे छोटे लोग, रैग पिकर्स, जो कूड़ेदान में से रैग्स को पिक करते हैं, वो लोग इसके लिए और ये जाति से नहीं है, ये काम से जुड़ा हुआ है। जो लोग ये काम करते हैं, बाल काटने वाले लोग, ये सब आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। इनको यह सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यह देखना हमारी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना है। अभी ये स्वामित्व योजना आई है, छोटी योजना नहीं है। कभी सोचा था कि कभी गांव के मकान पर कोई लोन ले सकता था? गांव में बना हुआ आपका मकान, उसकी नपाई जुताई होती थी। आज ड्रोन से उसकी नपाई जुताई हो रही है। लाखों गांव इस नाप दिए गए हैं, उनको स्वामित्व योजना मिल गया है। अब वो स्वामित्व योजना के कारण उस कार्ड को दिखा करके वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कारोबार बढ़ा सकते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात कहूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं और 2005 विलेज इसमें कवर हो गए हैं योगी जी की सरकार के नेतृत्व में। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जब हमने हेल्थ की बात की और आयुष्मान भारत की बात की, तो मुझे यह भी बताने की खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में जो बचे हुए लोग हैं, 8.50 लाख फैमिलीज, यह भी बेनिफिशियरी योगी जी के कारण हो रही है। उसको भी हमको समझना चाहिए, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश के, मैं मित्रों आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इन आंकड़ों को नोट करें, और मैं मीडिया वालों से विशेष करके इन बातों की चर्चा करता हूँ कि मेरे आंकड़े गलत निकल जाएं तो पकड़ लेना, लेकिन अगर मेरे आंकड़े सही हों तो उसको जरूर लोगों को बताना कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की सेवा हो रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे रखना है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, आपका बजट 2014 के अंदर 2 लाख करोड़ था, आज वो बढ़ करके 5.5 लाख करोड़ हो गया। 2017 में से लेकर के अभी 5.5 करोड़ हो गया। आपकी जीडीपी 10.90 लाख करोड़ थी, आज वो बढ़ करके जीडीपी जो है वो 21.73 लाख करोड़ हो गई। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर आकर के उत्तर प्रदेश खड़ा है। नंबर 2 पर बिजनेस करने में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे दंगों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे जाति उन्माद का प्रदेश। और मैं 1998 से स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं अपने हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता था, फैमिली प्लानिंग टॉप मोस्ट, लोगों को सुविधा देना टॉप मोस्ट, सब कुछ। लेकिन जब आंकड़े बिगड़ते हुए देखते था देश का, तो मैं पूछता था ये हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतने अच्छे काम के बाद ये बीमारी कहां से लग रही है, कैसे ये नहीं हो रहा है? तो पता चलता था कि हमारे यहाँ कुछ बीमारू राज्य है, कुछ बीमारू राज्य है, और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वह बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आंकड़े के साथ कह रहा हूं। चाहे IMR हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, चाहे MMR हो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो हो, चाहे वो टोटल फर्टिलिटी रेट हो, ये सारे स्वास्थ्य के पैमानों में उत्तर प्रदेश बहुत तीव्र गति से अच्छे नतीजे दे रहा है। उसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप देखें तो 2016-17 में आपका पर कैपिटा इनकम जो था वो 47,116 रुपए साल का था। आज आपका, और ये 2017 की बात बता रहा हूं, और आज आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो 94,495 रुपए पहुंच गया प्रति वर्ष। इस बात को हमको समझना चाहिए। यानी कहां 47,000, दुगना आपने पर कैपिटा इनकम पहुंचा दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो हम सुनते थे एक GT रोड होता था, बचपन में आया करते थे, कोई ट्रक आ जाए तो गाड़ी को नीचे उतारना पड़ता, और नीचे उतार दिया तो ऊपर चढ़ाना मुश्किल होता था।
मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने वो समय देखा है कि नहीं, वो जमाना देखा है कि नहीं। यानी ट्रक अगर आ गया जीटी रोड पर तो आपको गाड़ी उतारनी ही पड़ेगी, और उतरने के बाद खड्डों से होते हुए कब आप वापस सड़क पर आओगे मालूम नहीं। आज एक्सप्रेस हाईवे एक नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया लिंक एक्सप्रेस हाईवे, ये परिवर्तन है कि नहीं? इस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तीव्र गति से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपका लखनऊ का एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोदी जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई की सवारी कराएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक उड़ान है, जिस उड़ान को लेकर के भारत को आगे बढ़ाने की तस्वीर मोदी जी और योगी जी ने खींची है, उसको हमको मजबूती देनी। और मैं आंकड़ों के साथ आपको दे रहा हूं, मैं गपशप मारने नहीं आया, मैं आपको आंकड़े के साथ सारी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। टूरिज्म सर्किट बन रहा है, फिर चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, चित्रकूट हो, हमारा मथुरा हो, आगरा हो, कुशीनगर हो, सबको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश को विकास करने में क्यों कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, सही नेतृत्व को मजबूती प्रदान करना जमीनी स्तर पर, ये आपका काम है। आप जब जमीनी स्तर पर मजबूती देंगे तब जाकर के ये सारे नतीजे आएंगे। इसको भी हमको समझने की जरूरत है। ये मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। आज ये इन्वेस्टमेंट का लीडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। कभी कोई व्यापारी यहाँ चलती दुकान को भी बंद करता था, चलती हुई फैक्ट्री को भी बंद करता था। सच्चाई है कि नहीं है? ये बताइए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज फलाने का राज है, फलाने का राज है मतलब फलाने जात का राज है। आज फलाने का राज है तो फलाने की जात का राज है। समाज का राज, देश का राज कभी था ही नहीं। आज सबका राज, सबका साथ, सबका विकास लेकर के चले हैं तो योगी जी की सरकार चली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अभी हम वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अमेजॉन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। इसमें हर जिले को उसका उत्पाद बढ़े, जिससे उसकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकेगी, इस पर काम हो रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया। इस बात को समझना। अब आप पूछेंगे ये वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति मुंबई में जाकर के काम करेगा तो वहां वो राशन कार्ड दिखा करके अपना अन्न ले सकेगा। ये उसका फर्क पड़ेगा। वो अगर कहीं तमिलनाडु में जाकर के काम करता है तो वहां भी वो राशन कार्ड की कॉपी दिखा करके अपना अन्न ले सकेगा पीडीएस के दुकान से। ये वन नेशन वन राशन कार्ड से फर्क पड़ता है, उसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से किसानों के लिए जो यहाँ पर इंटरवेंशंस की गई हैं वो बहुत सारी हैं, जिसके बारे में समय समय पर लोगों ने चर्चा की है। अभी कोरोना के बारे में चर्चा हो रही है। मित्रों, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना में आंकड़ों से, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना के सामने अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, इटली, ये सारे देश ने अपने आप को असहाय महसूस किया, लाचार महसूस किया। इनकी स्वास्थ्य सेवाएं टूट गई, समाप्त हो गई, ये नहीं लड़ पाए। और क्या है इन देशों की आबादी? 32 करोड़। उत्तर प्रदेश से थोड़ा ज्यादा, किसी की 6 करोड़, किसी की 3 करोड़, किसी की 2 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं में लैस। और ये 130 करोड़ का देश जहां सिर्फ एक लैब थी और वहां पर कोरोना की लड़ाई लड़नी थी। मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगा करके इस देश को 3 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज हमारे पास, उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पिछले साल 1500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे, प्रतिदिन 25 लाख है। उस समय हमारे पास टेस्टिंग लैब सिर्फ एक थी, आज 2500 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है। उस समय हमारे आइसोलेशन बेड जो थे वो 14 लाख थे, आज 14 लाख हैं। उसी तरीके से हमारे आईसीयू बेड्स जो सिर्फ 20,000 थे वो बढ़कर के 81,000 हुए। इस बात को हमको समझना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप कोरोना के टेस्टिंग में नंबर 1 प्रदेश है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। 5 करोड़ 70 लाख सैंपल्स अभी तक टेस्ट किए गए। उसी तरीके से 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं।
1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और हमारे टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो 1260 हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां टेस्टिंग हो सकती है और उसी तरीके से आइसोलेशन बेड्स 54,000 हैं और आईसीयू बेड्स 5,900 हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ऑक्सीजन की बड़ी चर्चा, वेव 2 में ऑक्सीजन की बड़ी चर्चा, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन जहां 3,000 मेट्रिक टन था उसको बढ़ा करके एक सप्ताह में 9,440 मेट्रिक टन तक पहुंचाया। इस बात को हमको समझना चाहिए। जल से, नभ से, थल से, तीनों रास्तों से ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, वायुयान ने, भारत के वायुसेना ने एक हफ्ते के अंदर 1400 सॉर्टीज लगाई, यानी 1400 उड़ानें भरी टैंकरों को लेकर के गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए, और एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन की दृष्टि से इस काम को किया। अभी वैक्सीनेशन की बात करें, आपको जान करके खुशी भी होगी, आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। स्मॉल पॉक्स आया था ना, तो जब सारी दुनिया में स्मॉल पॉक्स के टीके लग गए थे ना, तो भारत को कहा गया था तुम भी ले लो जरा स्मॉल पॉक्स के टीके लगवा। जब दुनिया पोलियो से मुक्त हो गई तब कहा कि चलो पोलियो के 2 ड्रॉप तुम भी ले लो, और तब भारत पोलियो मुक्त हुआ। और वो भी तब हुआ जब हमारे मंत्री दिल्ली के मंत्री बने थे जिन्होंने पोलियो का अभियान लिया, उसके बाद हुआ। लेकिन यहां कोरोना आया, किसी को नहीं मालूम था इसका वैक्सीन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कौन बना पाएगा कौन नहीं बना पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 अप्रैल 2020 पिछले साल एक बड़ी टास्क फोर्स बनाई और कहा कि आप वैक्सीन बनाने का काम शुरू करें। उद्यमियों को प्रेरित किया, भारत सरकार से आर्थिक मदद दी, सरकार के अफसरों को लगाया, साइंटिस्ट को लगाया, सब लोगों को लगा करके, और आपको जान करके खुशी होगी कि एक नहीं 2 वैक्सीन 9 महीने में तैयार करके भारत के मोदी जी ने भारत को दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये अलग बात है, वैक्सीन हम लगाएंगे नहीं, ये तो बीजेपी की वैक्सीन आजकल लग गई है, बीजेपी का लग गया टीका। ये नेताओं की सोच बताता है। जो लोग इतनी छोटी सोच रखें वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या कहा, ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे उद्यमियों ने पूरी ताकत लगा दी, एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई। दुनिया ने हमसे वैक्सीन मांगी, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने दुनिया को वैक्सीन दी, अपने आप के देश के लिए व्यवस्था की, और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और दिसंबर तक 135 करोड़ वैक्सीन भारत के उद्यमी बना करके देंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसके लिए भी काम करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी चिंता करें कि आपके इलाके में एक भी व्यक्ति वैक्सीन के बगैर नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी, और डबल डोज लेना है, 1 डोज और फिर समय बीतने के बाद फिर डबल डोज। ये हमारी जिम्मेवारी है, हम नेतृत्व ले रहे हैं। हमारे गांव में कोई आदमी से वंचित न रह जाए। भारतीय जनता पार्टी ने काम लिया है स्वास्थ्य स्वयंसेवक का। 2 लाख गांव में हम 2 हेल्थ वर्कर तैयार करेंगे, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। आप भी अपने जिले के माध्यम से उस पोर्टल में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरल पोर्टल में अपना नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, आप भी वॉलंटियर बन सकते हैं। अभी तक लगभग 1.5 लाख वॉलंटियर बन गए और हमने 4 लाख वॉलंटियर बनाना है, ताकि कल को कोई कोरोना की तीसरी वेव आए तो हमारा कार्यकर्ता, एक महिला एक पुरुष, हर बूथ पर वॉलंटियर के रूप में खड़ा रहे और अपने बूथ को कोरोना मुक्त और कोरोना से लड़ने के लिए युक्त बन करके तैयार हो। इस बात की हमने कोशिश की है। इन बातों को हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से सेवा ही संगठन में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आंकड़े इस समय रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात सच्ची है, कोरोना आया, सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई, सब आइसोलेशन में चली गई, कोई नहीं दिखा। सिर्फ ट्विटर पर और वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबेरे सुबेरे कुछ बोल देना, वो जैसे होता है ना कि कोई छोटा बच्चा पत्थर मार करके भाग जाता है,
वैसे ही सवेरे कुछ बोला और चलते बने, लेना एक ना देना दो, ये हालचाल बना दिया। कहीं दिखे नहीं, कहीं मिले नहीं। पहले कहा ये लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों लगाया। फिर कहा लॉकडाउन उठाया क्यों, उठाया क्यों, उठाया क्यों। मित्रों, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया ने इसकी तारीफ की है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एड्रेस्ड नॉट ओनली हेल्थ इशू बट इकोनॉमिक इशू हैज आल्सो बीन एड्रेस्ड। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया दैट हाउ दे हैव मैनेज्ड, how Prime Minister Modi has managed Corona and also the economic issues he has addressed. मित्रों, जब 100 साल पहले महामारी आई थी ना, तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चलाकर 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था की है और उसको हमको पहुंचाना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। 5 तारीख को आपने गांव-गांव में उसको बांटा है, माताओं ने आशीर्वाद दिया है। ये सब छोटी घटनाएं नहीं है, इन घटनाओं को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सेवा ही संगठन में अकेली भारतीय जनता पार्टी थी। और एक बात और ध्यान रखिए, अमेरिका सिर्फ सरकार लड़ती रही कोरोना से, ब्राजील सिर्फ सरकार लड़ती रही, इटली सिर्फ सरकार लड़ती रही। ये भारत है जहां मोदी जी ने ताली बजाओ थाली बजाओ से लेकर दिया जला करके भारत देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमसे कई बार लोग बोलते ताली बजाओ थाली बजाओ, मैंने कहा तुम क्या जानो इसका अर्थ क्या है। अगर समझ में आ जाता तो आपका राजनीति में ये हाल थोड़ी ना होता। ये हाल आपका इसलिए हुआ है कि आपने हर अच्छे काम को, ये बीजेपी की वैक्सीन है, अब फोटो खिंचा रहे हो लगवा करके, मैं बोलूं इसमें दवा कौन सी है। ये मतलब हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, कितनी छोटी मानसिकता लेकर के राजनीति कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान किया इन्होंने देश का, ये बोल करके कि हमको तुमने गिनी पिग समझ रखा है? तो बिना तीसरी ट्रायल के तुम लोगों पर इसको इस्तेमाल कर रहे हो। हम भेड़ बकरी नहीं है, ये नेताओं ने कहा। आजकल मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ लगवा ली वैक्सीन, बोले हाँ। मैंने कहा तो अब आप भेड़ बकरी है क्या है? किस तरीके का वातावरण। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं एक बात बता दूं, छोटा चुनाव जीतना सबसे कठिन होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। चाचा ताया मामा सबको जोड़ना पड़ता है। कभी ताया नाराज हो जाता है, कभी चाचा नाराज हो जाता है, सबको संभालना पड़ता है। क्योंकि वोट की संख्या छोटी होती है, जरा सा भी गड़बड़ हुई तो गए। तो आप ये समझिए, जो जीत के आए हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये जीत हासिल हुई है। इसका हमको सही रूप में उपयोग करना चाहिए, जनता की सेवा में लगाना चाहिए और जनता को साथ जोड़ना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने और योगी जी ने भारत के राजनीति की संस्कृति बदली। मोदी जी ने सेवा, प्रथम सेवक, इस बात को उन्होंने स्थापित किया है। आप भी अपने गांव के, अपने ब्लॉक के, अपने जिले के प्रथम सेवक बनने का हमको अपना काम करना है, इसको हमको संभालना है। और इसलिए आप इस तरोताज़ा मन से जाइए, लोगों को राजनीतिक दृष्टि से युक्त कीजिए, उनको ये सारी बातें बताइए और अपने विपक्ष में जो कही गई बातें हैं उसको नोट कीजिए, उसके तर्क ढूंढिए। सच्चाई हो तो उसको भी करने का प्रयास कीजिए, अगर झूठ बोला हो तो उसको काटने का हमको काम करना चाहिए। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिनको मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी गांव-गांव तक इन संदेशों को पहुंचाएं और वैक्सीनेशन से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सफल बनाएं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम सब लोग आभारी हैं। आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए इससे पहले एक बार उद्घोष हो जाए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।